नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम विद्याग्राम के प्लेटफॉर्म पे ग्रुप डी का जो मॉक लाइव हो रहा है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल हम 10 मॉक लाइव कराने वाले हैं। ये पहले मॉक का वीडियो सॉल्यूशन है। अगर आपको नहीं पता है और आप नए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे ट्रायल दिखा दे रहा हूं आपको। विद्याग्राम के एप्लीकेशन जब आप खोलोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहां से देखो, ये वीजी क्लासेस है, ये वीजी टेस्ट है। आपको वीजी टेस्ट के पास आना है, ठीक है। लाइव टेस्ट में जाओगे यहां पे, तो आप यहां पे देखो आरआरबी ग्रुप डी 2026 फ्री लाइव टेस्ट 3, जो तीसरा जो लाइव टेस्ट है वो भी क्या हो चुका है, लाइव हो चुका है। तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके पहले 2 लाइव मॉक ऑलरेडी हो चुके हैं। आपके पास टोटल 10 लाइव मॉक देने का मौका है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप ऐसे मत जाने दीजिए, इस मॉक को बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि यहां पे हम पूरा रिसर्च वगैरह करके इस मॉक को बनाते हैं। बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, तो आपका इस मॉक को अटेम्प्ट करना बनता है। इसके अलावा अगर आप रेलवे गणित, जो 3rd एडिशन वाली हमारी बुक है, यहां पे मैं है नहीं अभी बुक, नहीं तो दिखाता। अगर आप उसका टोटल वीडियो सोल्यूशन देखना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो 2 बजे से लाइव आकर के मैं पढ़ा रहा हूं ए आर पब्लिकेशन, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पे 2 बजे मैं लाइव आकर के पढ़ाऊंगा। कल उसका पहला क्लास है। कल यानी कि मतलब 18 तारीख को, 18 जुलाई को उसका पहला क्लास है। तो आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करें। कोई दिक्कत नहीं, ऋषभ सर नहीं मिला बुक तो। पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 2/3 का 10% का 20% 697 है। तो हमसे संख्या पूछी जा रही है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि वो संख्या हमारे पास n है, ठीक है। इसका मेरे भाई 2/3 का 10% का मतलब होता है 1/10 का 20% का मतलब होता है, अगर हम 20% का फ्रैक्शनल मान देखें, ठीक है ना, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, 1/5, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये 697 के बराबर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करके हम अपना नंबर निकालेंगे, ठीक है। देखो, एक चीज होता है, आप या तो बेसिक से जाइए या फिर थोड़ा सा दिमाग अपना लगाइए। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो देखो मैं 2 से इस 10 को काट दूंगा 5, तो नंबर हमारा कितना होगा, नंबर मेरे भाई 5 गुने 5 25, ठीक है, गुने 3, और गुने ये जाकर के इधर 697 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो नंबर होगा ना, ये 697 गुने 25 गुने 3 होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं कि जो भी हमारा नंबर होगा वो 25 का एक मल्टीपल होगा। और 25 का मल्टीपल कौन से नंबर होते हैं, जिनके लास्ट 2 डिजिट 25 से कट सके, ठीक है ना, 25 का गुणज। अगर मैं ये ऑप्शन ए उठाऊं तो क्या इसके लास्ट 2 डिजिट यानी कि 90 25 से कटेगा, नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसमें भी 90 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा। इसमें 60 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा। बचा ऑप्शन बी, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को करने गए और यहां पे गुणा आप कर रहे हैं, तो बस आप इतना समझिए कि अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी 3 12 और 4 दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। एक साथ काम करते हुए वे दोगुना कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे। हमसे 2 गुना काम पूछा जा रहा है। तो देखो, अगर हम ए का देखें तो ये 3, बी का देखें तो 12, और सी का देखें तो ये 4। ये ए, ये बी और ये सी है। टोटल काम क्या होता है, टोटल काम हम जानते हैं कि इनका एलसीएम हम लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी रहे। तो इनका काम टोटल 12 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से अगर मेरे दोस्त, अगर मैं यहां से 3 चौके 12, 12 इकाई 12 और 4 तिया 12 होता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है दोस्त 4 तिया 12, 12 इकाई 12, 3 चौके 12, ठीक है ना। वे एक साथ काम करते हुए दोगुना काम, यानी कि दोगुना काम इसका कितना होगा, अगर 1 गुना 12 है तो 2 गुना कितना होगा, 24 होगा। और इफिशियंसी इनकी 4 3 7 और 1 8, यानी कि 8 की इफिशियंसी से 24 यूनिट काम कितने दिनों में पूरा होगा, 3 दिनों में। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। देखो, मॉक लगाना क्यों जरूरी है। अगर आपको भी अभी तक यही लग रहा है कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप मॉक अटेम्प्ट करोगे, तो ये सबसे बड़ी आप भूल कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के 2 साल या 1.5 साल इसी में बर्बाद कर देते हैं कि एक बार सिलेबस पूरा हो जाए और उसके बाद मॉक लगाऊंगा, और वो दिन कभी नहीं आता है। मैं अभी भी लिख करके देता हूं कि आप कोई भी चैप्टर, जैसे आप परसेंटेज 10 बार पढ़िए, उसके बाद भी आपको लगेगा कि अभी और पढ़ने की जरूरत है। तो कंपटीशन की ये खासियत है, कोई भी चैप्टर आप कितना मल्टीपल टाइम भी पढ़ लीजिए फिर भी लगेगा कि अभी एक बार और पढ़ लेता तो सही रहता।
और इसी वजह से लोग मोक को एवॉइड करते रहते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि मोक को छोड़िए मत। आपका मुझे नहीं पता कि सिलेबस अभी कहां तक है, मुझे इतना पता है कि रेलवे के जो एग्जाम्स है वो सर पे है। तो आप मोक लगाइए, क्योंकि मोक से ही फायदा होगा। आप अपने को बेवकूफ मत बनाइए। बस लोगों को आप बोल सकते हैं कि आपसे ये नहीं हो रहा है, या फिर आप लोगों को बोल सकते हैं, या फिर लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है वो सिर्फ आप जानते हैं। ठीक है, तो मोक आप बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। यदि 30 कुर्सियों का सीपी 40 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। क्या चीज? नहीं, इस पे तो नहीं है। अब 30 कुर्सियों का सीपी अगर हम देखें तो 30 कुर्सियों का सीपी, ठीक है ना, 40 के एसपी के बराबर में है। 40 के एसपी के बराबर में है। जितना बोला मैंने उतना ही लिखा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं दोस्त तो 0 से 0 कटेगा। सीपी बटे एसपी का अनुपात कितना होगा? देखो यहां पे सीपी था, मैंने इधर खींच के एसपी लाया, ये कितना होगा? ये 4 और 3 में खींच करके इधर ले जाऊंगा। ठीक है ना। अब मैं यहां से देखूं तो मेरा सीपी 4 है और एसपी 3 है। तो यहां पे तो अगर मेरे दोस्त अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में हमारा घाटा होता है, यानी कि लॉस होता है। जब लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है? आप देखो ना कितने का लॉस हो रहा है? 1 यूनिट का। कितने पे? 4 पे। 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब होता है कि 25% का आपका क्या हो गया? 25% का आप लॉस झेल रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 10 के 10 जो ग्रुप डी के मूक लाइव हो रहे हैं उनका सोल्यूशन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। एक टाइपिस्ट 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लेता है, तो वो 60 मिनट में कितने पेज टाइप करेगा? ठीक है ना। देखो 40 मिनट में अगर हम यहां पे देखें तो 40 मिनट में 2 पेज टाइप कर रहे हैं, 2 पेज। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है 60 मिनट में। तो मेरे भाई अगर मैं बोलूं कि 40 मिनट में 2 पेज तो 20 मिनट में कितना टाइप करता होगा? 20 मिनट में मेरे भाई 1 पेज टाइप करता होगा। अरे बाबू, कोई 40 मिनट में 2 पेज टाइप कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 मिनट में वो 1 ही पेज टाइप करता होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि 60 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा। 60 मिनट में तो आप यहां पे देखो कि ये 20 का कितना है? 3 गुना है। तो इधर अगर हम 3 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा जी? ये 3 पेज हो जाएगा। 3 पेज का मतलब ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक डीलर ने 391 में एक सीलिंग फैन खरीदा, उसके अंकित मूल्य पर 31% की छूट देने के बाद वो अभी भी 68% का लाभ कमा रहा है। तो सीलिंग फैन का हमसे एमपी पूछा जा रहा है। देखो आपको एक चीज और याद करना है कि जो सीपी और एमपी का अनुपात होता है, सीपी और एमपी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है आपको पता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में मेरे भाई ये एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस ये हमारा क्वेश्चन है दोस्त। देखो मैंने यहां पे लिखा सीपी, यहां पे लिखा दोस्त एमपी। ठीक है, अब यहां से अगर 31% की छूट, यानी कि डिस्काउंट कितना है आपका? डिस्काउंट 31% है। तो 100 में से अगर मैं 31 घटा दूं तो वो कितना होगा? 69। ठीक है, और यहां से 68% का लाभ हो रहा है तो एमपी कितना होगा? एमपी मेरे भाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो 100 प्लस 68% अगर मैं जोड़ दूं तो ये 168% होगा। ठीक है ना। अब हमारा काम हो जाएगा। ये परसेंट से आप परसेंट काट भी सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीलिंग फैन का अंकित मूल्य हमसे पूछा जा रहा है और सीपी कितना दिया है? 391। तो अगर 69 यूनिट का मान 391 है तो 168 यूनिट का मान कितना होगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 69 यूनिट का मान, 69 यूनिट का मान 391 है तो 168 का मान कितना होगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, 3 से अगर मैं काटूं तो ये 23 बार में जाएगा, और 3 से इसको काटूं तो 3 5 6 15, 3 6 का 18, 23 से ये 7 बार में जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 7 6 का 42 के 2 हासिल 4, 7 5 35 और 4 39, यानी कि कितना होगा ये? ये कितने बार में गया? माफ कीजिएगा, अगर मैं इसको काट दूं, ठीक है ना, तो 69 का वैल्यू 391 है। मैं फिर से कर ले रहा हूं, 69 का वैल्यू 391 है। तो 168 का वैल्यू कितना होगा? 168 का 3 से ये कितने बार में जाएगा? 23 बार में। 3 से 3 5 15, 3 6 का 18। मैं 7 का मल्टीपल भी यहां पे देख सकता हूं क्योंकि 56 में 7 आता है, लेकिन मैं कर ही ले रहा हूं। 23 से कितने बार में कटेगा? 23 से अगर मैं काटूं
ठीक है, तो 23 से ये जाएगा आई थिंक 17 बार में, ठीक है ना। 23 से कहीं 23 होता है, 39 में से अगर मैं 23 घटा दूं तो 16 161, बिल्कुल 23 साथ 161 होता है, यानी कि ये 17 गुने 56 होगा। 17 गुने 56 कितना होता है, 17 छक्का 102 का 2 हासिल 10, 17 पचे 85 और 10 95, हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि 952 हम बोल सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगर मैं चाहता मेरे दोस्त तो मैं क्या कर लेता कि 7 का मल्टीपल भी देख सकता था, क्योंकि 168 7 का मल्टीपल है। तो और 7 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ऑप्शन ए ही है जो 7 का मल्टीपल है। एक जोड़ी बालियां 27,625 में खरीदी जाती है और 5% के लाभ पर बेची जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, लाभ हमें निकालना है। यानी कि अगर 27,650 में बेची जा रही है, सॉरी 27,650 में खरीदी जा रही है, तो मुझे इसका कितना निकालना है, 5% इसका निकालना है, इसका मुझे 5% निकालना है, और मुझे पता चल जाएगा कि कितना इसका लाभ होगा। लेकिन आप एक बात समझिए, 27,650 का अगर 10% मैं देखूं तो एक जीरो बाद में दशमलव लगा दूंगा, तो ये कितना होगा 2765, ठीक है ना, 2765 10%। किसी भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना है तो आप एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा दीजिए, लेकिन मुझे निकालना है कितना, 5%। तो अगर 10% 2765 है तो 5% 2765 का आधा होगा। अब 2765 का आधा कितना होगा, 1382.5, 1382.5, यानी ये वाला जो मान आएगा ना, ये 1382.5 आएगा। अब आप देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे अप्रोक्सीमेशन में यानी कि निकटतम उत्तर पूछा जा रहा है। तो 1382.5 के सबसे करीब कौन सा है, 1383। 646 केले 3 बंदरों में बांटे जाते हैं, गांधी जी वाले बंदर है, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता, और एक को शायद एक बोलता नहीं है, ठीक है। तो 646 केले 3 बंदरों के बीच में 1/6, 1/9 और 1/4 के अनुपात में वितरित किया जाए तो पहले बंदर को कितने केले मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 बंदर है, पहला बंदर, दूसरा बंदर, तीसरा बंदर, ठीक है। पहले को 1/6, दूसरे को 1/9 और तीसरे को 1/4। अगर मैं सबको देखो, मुझे ऐसे बांटना है, अगर मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये नीचे वाले जो अंक हैं वो कट जाए तो हमें बांटने में आसानी होगी। अब कौन सा ऐसा नंबर है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तीनों नंबर कट जाएगा। आप खुद से सोचो, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं, ठीक है ना, अगर मैं इनके एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे के सारे नंबर क्या होंगे, कट जाएंगे। यानी कि मेरे भाई 6 छिक्का 36, 9 चौके 36, 4 नवा 36, यानी कि 6:4:9 में बटेगा। 9 और 6 15 और 4 19, 19 यूनिट का मान, ठीक है ना, 19 यूनिट का मान 6, 4 और 6 है। तो हमसे पहले बंदर यानी कि 6 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, और यहां से हमारा क्या होगा, सही उत्तर आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 19 से अगर हम काटें तो 19 तिया होता है 57, 19 चौके 76, 34 गुने 6 कितना होता है, 34 गुने 6 204 हो जाएगा, यानी कि 6 यूनिट का मान आपका 204 निकल करके आएगा। अभी भी समय है, देखो आने वाला जो टाइम है वो बहुत टफ होने वाला है। आप भी देख रहे हो कि नीट का पेपर लीक हो गया और सोनम वांगचुक जी 17-18 दिन से स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, और सरकार के ओर से अभी तक उनसे कोई बात करने तक नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी सरकार या फिर जो हमारे देश का हालात है वो कहीं ना कहीं तानाशाही यानी निरंकुश शासन की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में यही जरूरी हो जाता है कि हम जितना जल्दी हो सके अपने लिए एक सीट कंफर्म करें सरकारी नौकरी के माध्यम से, और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। नहीं तो किसी को नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में इस देश का क्या हालत होने वाला है। ऐसे तो हम देश के नागरिक होने के नाते यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन करंट सिनेरियो को देख करके ऐसा हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो अभी वक्त है, आप ये बस अपने माइंड में बैठा लो कि सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटेजी से और पूरे डेडिकेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो 2026 में रेलवे में आप एक सीट पक्का कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुपात है ना वो 5:3 के समतुल्य है। समतुल्य का मतलब होता है कि बराबर है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन बी मिलेगा, 0 से 0 काट दो, ये 5:3 ही है।
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, √3 नहीं है, 16√3 है। ये थोड़ा सा हमारा क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो हमसे परिधि पूछी जा रही है। अब परिधि हम निकालने के लिए हमारे पास ये जरूरी हो जाता है कि समबाहु ट्रायंगल का साइड हो। अगर हम क्षेत्रफल देखें तो ये कितना होता है, √3/4, √3/4 ए स्क्वायर होता है, और ये कितना है, 16√3 है, 16√3 है। तो अगर मैं √3 से काटूं तो ये √3 बार में जाएगा। ए स्क्वायर कितना होगा, 64, तो ए कितना निकल करके आएगा, ए निकल करके आएगा 8। हमें निकालना है इसका परिधि यानी कि 3a, तो ये 3a कितना होगा, ए का ये 3 गुना, तो 8 का 3 गुना 24, 24 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेना, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। एमटीएस में दबा करके बोर्ड मास के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मेरा कल वीडियो डलेगा, सॉरी आज वीडियो डलेगा, जिसमें मैं एमटीएस के टोटल शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको दूंगा। 2025 में एमटीएस के जितने शिफ्ट हुए हैं, देखो 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 वर्ष पूर्व मीरा अपनी भतीजी काव्या से 3 गुना बड़ी थी, ठीक है ना। अब से 7 वर्ष बाद मीरा काव्या से 2 गुना बड़ी होगी, तो मीरा की वर्तमान आयु क्या है। आप एक बात समझो कि हमसे बोला जा रहा है कि जो मीरा है और मीरा की जो भतीजी है, ठीक है ना, मान लो इनका करेंट आयु या फिर करेंट एज कहीं यहां पे है, तो यहां से 5 साल पहले, यहां से मेरे भाई 5 साल पहले क्या था कि जो मीरा थी वो अपने भतीजी से 3 गुना थी। 3 गुना क्या थी, काव्या से 3 गुना बड़ी थी, ठीक है ना। एज ओल्ड 5 ईयर एगो मीरा वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर, नाइस, ठीक है। तो अगर ये 3 गुना थी और हमसे करेंट एज यानी कि यहां वाला एज पूछा जा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम उसमें से 5 साल घटा दें, मीरा के वर्तमान आयु में से 5 साल घटा दें, तो ये एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 5 साल घटा करके देखिए, 39 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो ये 34 होगा, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 5 घटा दूं तो ये 40 होगा, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 41 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो ये कितना होगा, 36 होगा, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन से और डिविजिबिलिटी से बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। x के किस मान के लिए समीकरण x + 5 का होल स्क्वायर माइनस x - 5 का होल स्क्वायर जो है वो 80 के बराबर में होगा। आप एक चीज देखो, a + b का होल स्क्वायर जो होता है ना, a + b का होल स्क्वायर जो होता है, उसमें से अगर आप a - b का होल स्क्वायर घटा दो तो ये 4a और b के बराबर में होता है। किसके बराबर में होता है, 4ab के बराबर में होता है। तो यहां पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 5 है, तो अगर मैं इसको घटा दूंगा तो किसके बराबर में होगा, 4, a की जगह पे x है और b की जगह पे 5 है, और ये 80 के बराबर में है। यानी कि अगर मैं x का मान निकालूं तो 4 × 5 = 20 और 20 × 4 = 80, यानी कि x का मान निकल करके आ जाएगा 4। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन, 60, 45 और 30 सेंटीमीटर आयाम का एक ठोस लकड़ी का घन पूरी तरह से 5 सेंटीमीटर भुजा के घनों में काटा जाता है, तो बनाए गए छोटे घनों की हमसे संख्या पूछी जा रही है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो आयतन होता है ना उसको बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक घनाभ है, तो घनाभ का आयतन किसके बराबर, घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 60 × 45 × 30, ठीक है। और ये आयतन हमें बराबर करना पड़ेगा घन के आयतन के, ये आयतन, ये वॉल्यूम हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो घन का आयतन अगर हम देखें तो ये कितना होता है, भुजा का क्यूब। हमें नहीं पता है कि ये कितने घन बनेंगे इसमें, तो हमने उनको n मान लिया, और भुजा का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब हम कर लेंगे, तो हम 5 × 5 × 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 × 5 × 5 भी कर सकते हैं। अब अगर हम 5 से काटें तो ये 6 बार में जाएगा, इस 5 से काटे तो ये 9 बार में जाएगा, और अगर इस 5 से काटे तो ये 12 बार में जाएगा। यानी कि n का मान कितना निकल करके आएगा, 12 × 108, और 108 × 6 अगर मैं कर दूं तो ये 648 जो होगा ना, हमारा सही तौर पे सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को भी अपने यार दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। 15वां क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 192 है और जो उनका एचसीएफ है यानी कि महत्तम समापवर्तक वो 32 है, पहली संख्या 64 है, तो हमसे दूसरी संख्या का मान पूछा जा रहा है। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर जो होता है, फर्स्ट नंबर मेरे भाई गुने सेकंड नंबर, ये किसके बराबर में होता है, ये बराबर में होता है एलसीएम के और
HCF के प्रोडक्ट के, ठीक है ना, यानी कि LCM और HCF के गुना के बराबर में होता है। हमारे पास पहली संख्या है जो कि 64 है। कितनी है मेरे भाई? 64 है। दूसरा नंबर हमारे पास है ही नहीं, यही हमें निकालना है, सेकेंड नंबर हमें निकालना है। LCM अगर हम देखें तो LCM 192 है और HCF अगर हम देखें तो ये 32 है। हम निकालेंगे दूसरा नंबर यानी कि सेकेंड नंबर। 64 से अगर मैं काटूं तो 192 3 बार में जाएगा, यानी कि जो सेकेंड नंबर हमारा निकल करके आएगा, जो सेकेंड नंबर हमारा निकल करके आएगा वो 32 गुने 3 होगा। अब 32 गुने 3 कितना होगा? 96। 96 का मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ये तो देखो, ये जो हमारे तरीके हैं, ये यहां से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इस नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आप हमेशा ये देखो, हमेशा एक चीज पे ध्यान दो, ठीक है ना। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। HCF क्या है? HCF अगर हम देखें तो 32 है, ठीक है। हमसे दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। अगर दूसरा जो नंबर होगा वो 32 का एक गुणज होगा, यानी कि वो नंबर 32 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तभी तो उसका HCF यानी कि महत्तम समअपवर्तक 32 आया है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 32 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। क्या 93 32 से पूरी तरीके से कटेगा? नहीं कटेगा। ना ही 94 कटेगा, ना ही 95 कटेगा। 96 ही एक ऐसा ऑप्शन है या फिर ऐसा वैल्यू है जो 32 से पूरी तरीके से कट जाएगा। ऑप्शन भी आपका उत्तर हो जाएगा। 2500 की राशि पर 14% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होगा, ठीक है ना। हालांकि यहां पे अगर हम ऑप्शन देखें तो सारे 2500 से बड़े हैं, एक ऑप्शन को छोड़ करके। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है। ये वाला गलत लैंग्वेज है, हिंदी इसका गलत है, आप इंग्लिश पढ़ो। द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ 25,000 एट द रेट ऑफ 14% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन अ 2 years विल बी, यानी कि हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है। देखो अमाउंट अगर हम निकालें तो अमाउंट क्या होगा? हम पी लेंगे यानी कि 2500 लेंगे, और अगर हम यहां पे देखें, मान लो कि 14% का क्या मिल रहा है? हमें ब्याज मिल रहा है यानी कि 1.14% हो जाएगा। और ये कब तक? 2 सालों तक। तो हम इसका क्या करेंगे? पावर में 2 कर देंगे। हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन मेरे भाई मैं बोलता हूं कि ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में आप छोटे छोटे चीजों को पकड़िए। 1.14 अगर मैं देखूं तो ये 3 का एक मल्टीपल है, 4 और 2 6। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये टोटल वैल्यू जो होगा ना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 114 में 3 आ रहा है। तो जब 3 का स्क्वायर होगा यानी कि ये जो वैल्यू होगा ये 9 का मल्टीपल होगा, और 9 के अगर मल्टीपल में हम 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगा ना वो भी क्या होगा? एक 9 का मल्टीपल ही होगा, यानी कि 9 का गुणज होगा। तो हम अमाउंट में बस इतना देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है। अब 9 का मल्टीपल या फिर 9 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए हम क्या जानते हैं कि संख्या के अंकों का जो योग होना चाहिए वो 9 से कटना चाहिए। 8 2 10 7 17 7 24 नहीं है। 8 4 12 3 14 1 15 नहीं, 9 से कट रहा है। 9 7 नहीं कट रहा है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। 4 2 6 3 9 और 9 18 9 से कट रहा है। यदि मूलधन और 4 वर्षों का साधारण ब्याज का अनुपात जो है वो 8:5 है तो हमसे ब्याज का दर पूछा जा रहा है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और ये क्या है? ये इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी कि 8 यूनिट पे आपको 5 यूनिट का क्या मिल रहा है मेरे भाई? 8 यूनिट पे आपको 5 यूनिट का क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। यानी कि 5/8 का आपको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। 5/8 का आपको ब्याज मिल रहा है। 5/8 आपको पता है कि 5/8 का जो मान होता है वो परसेंटेज में कितना होता है? 1/8 जो होता है ना, 1/8 होता है वो 12.5% के बराबर में होता है, ठीक है। तो 5/8 इसका 5 गुना होगा, इसका 5 गुना, तो 12.5% का 5 गुना कितना होता है? 62.5%, यानी कि 62.5%। तो ये 62.5% के बराबर में होगा, 62.5% के बराबर में होगा। यानी कि टोटल आपको ब्याज 62.5% के बराबर में मिलेगा। कितने सालों में? 4 सालों में। तो हम जानते हैं कि हमसे रेट पूछा जा रहा है। रेट क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो जब 4 वर्षों में मेरे भाई 62.5% का ब्याज मिल रहा है
तो एक साल में कितना मिलेगा? 62.5% बटे में 4, यानी कि जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा 15.625%। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर समकोण है। tan ए अगर 3/4 है तो cosec ए का मान पूछा जा रहा है। किस चीज का मान पूछा जा रहा है? cosec ए का। देखो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। tan ए होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा वो 5 हो जाएगा। cosec ए क्या होता है? cosec ए मेरे भाई अगर हम यहाँ पे लिखें कि cosec ए किसके बराबर में होता है? ये होता है हाइपोटेन्यूज बटे में परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेन्यूज 5 है और परपेंडिकुलर 3 है, यानी कि 5/3 ही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा है यहाँ पे कि मुझे समझाने नहीं आ रहा है, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि मैं अपने अंदर कहां पे सुधार करूं। मैं भी अभी सीख ही रहा हूं, तो आप मुझे कौन बताएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूं, कितना खराब पढ़ा रहा हूं, वो आप बताओगे। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि मैं और किन चीजों में सुधार कर सकता हूं, कौन सा चीज ऐसा है जिसको मैं और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आप प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दो। 19 नंबर का क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा? देखो अगर हम प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करेंगे ना, तो जो नया औसत होगा वो मेरे भाई पुराने औसत का 3 गुना होगा। यानी कि अगर हम प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी मेरे भाई अपने आप औसत में भी 3 से गुणा हो जाएगा, यानी कि औसत जो बढ़ेगा ना वो 3 से मल्टीप्लाई होकर के बढ़ जाएगा। यानी कि नया औसत क्या होगा? पहला औसत अगर हम देखें तो ये 7 है, तो नया औसत मेरे भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 21। ऑप्शन डी। दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 13 और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का मतलब कि टेंजेंट है, जो छू के निकल जाए। आपको भी कोई ना कोई छू के निकल गया होगा, ठीक है, और अभी तक आप उसी की याद में खोए हुए हैं। देखो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बोला जा रहा है कि 2 संकेंद्रित वृत्त, संकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है कि ऐसे 2 वृत्त जिनका जो केंद्र हो, जो सेंटर हो, वो एक ही हो, यानी कि इनका केंद्र जो है ना वो एक ही है। तो 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका अगर हम त्रिज्या देखें तो ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका मेरे भाई अगर हम त्रिज्या देखें तो ये 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर। और यहां से अगर मैं एक टेंजेंट डाल दूं तो ये टेंजेंट का लेंथ, यानी कि स्पर्श रेखा का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो अब यहां पे थोड़ा सा बोर्ड हमारा काम नहीं कर रहा है। हो गया, शायद हो गया। देखो ये 13 है, ये 5 है, ठीक है ना। ठीक है, मैं पेन बिना चेंज किए ही कर लूंगा। अगर मैं यहां से इस पे डालूंगा तो ये लंब होगा और इसको ये 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं 5 13 के साथ ट्रिपलेट किसका होता है? 12 का, यानी ये 12 होगा। अगर ये 12 तो इसी के बराबर ये भी होगा, तो ये भी 12 ही होगा, यानी कि 12 और 12 24 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 कौन सा है? ऑप्शन सी 21। रघु की आय और व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की कमी है तो प्रारंभिक व्यय अगर 35,000 था तो उसकी अंतिम बचत हमसे पूछी जा रही है। अंतिम सेविंग यानी कि लास्ट सेविंग। देखो हम जानते हैं कि जो हमारा इनकम होता है, इनकम वो किसके बराबर में होता है? एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा और बचत के बराबर में होता है। अरे भैया आप जितना कमा रहे हैं वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना उड़ा रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, वही आपका टोटल इनकम होगा। अब यहां से एक चीज देखो कि रघु की जो आय है वो 2 यूनिट है, ठीक है, और जो व्यय है वो 1 यूनिट है। तो ये जो सेविंग होगा 2 में से 1 घटा दो, ये 1 होगा। अब यहां पे अगर हम यदि प्रारंभिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि ये 35,000 है, ठीक है ना, ये 35,000 है, तो ये आपका जो सेविंग होगा ये इसी के बराबर में हो जाएगा, यानी कि ये भी 35,000 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 35,000। तो हमारा टोटल इनकम कितना होगा? 35 + 35 70,000। 70,000 हमारा टोटल इनकम हो जाएगा।
बढ़िया। अब देखो आय में 30% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। अगर हम इसमें 30% की वृद्धि कर दें, 30% की, तो अभी हमने आपको बताया कि किसी चीज का 10% निकालना है तो आप एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी कि इसका 10% 7,000 होगा। तो 30% कितना होगा? 7,000 गुने 3 यानी कि 21,000। 21,000 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये कितना होगा? 91,000। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो व्यय में 10% की कमी हो गई, यानी कि अगर हम इसमें से 10% घटा दें तो 35,000 में से 3500 हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि 35,000 का 10% 3500 होगा। तो 35,000 में से अगर मैं 3500 घटाऊं तो 35,000 में से अगर मैं 3,000 घटाऊंगा तो वो कितना होगा? 32,000। और 500 और घटा दूं तो 31,500। 31,500। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अंतिम सेविंग कितना होगा, यानी ये वाला सेविंग। तो अगर हम 91,000 में से 31,500 घटा दें तो हमारा अंतिम सेविंग आ जाएगा, जो कि होगा कितना? 69,500। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी 12, 10 और 9 महीने के लिए 5:7:8 के अनुपात में क्या कर रहे हैं? पूंजी का निवेश कर रहे हैं। कुल लाभ अगर 202,000 है तो हमसे बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। पहले हम बेसिक से देख लेते हैं। देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है? लाभ। प्रॉफिट का पता है प्रॉफिट क्या होता है? ये होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर में, ठीक है ना। यहां पे मेरे दोस्त ए बी सी हैं, ए बी और सी है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो पता है क्या होगा? इन्वेस्टमेंट की कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग और कितने टाइम के लिए। जैसे 12 गुने 5, ए का देखूं मैं तो 12 गुने 5 60, ठीक है। बी का अगर मैं देखूं तो 10 गुने 7 70 और सी का 8 गुने 9 ये 72 यूनिट, ठीक है ना। अगर टोटल मैं जोड़ दूं तो ये 2 होगा, 7 7 14 और 6 20, यानी कि 202 यूनिट का मान। 202 यूनिट का मान कितना है? 202 पे 3 जीरो बैठा दिया है, यानी कि इसमें ये मल्टीप्लाई कर रहा है 1000 से। हमसे पूछा जा रहा है क्या कि बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा यानी कि 70 यूनिट का मान। तो मैं भी इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 70 पे कितना जीरो? 1 2 और 3 जीरो। ऑप्शन डी। लेकिन इतना ड्रामा भी आपको नहीं करना था। देखिए कैसे, जब आपको पता है कि जो ये लाभ होता है वो आपके निवेश और टाइम के गुणनफल पे बटता है, उसी के अनुपात में बटता है, तो जो भी बी का मेरे भाई लाभ होगा वो 10 गुने 7 70 यूनिट में बटेगा। 70 क्या है? 7 का एक गुणज है, यानी कि जो भी बी को लाभ मिलेगा ना वो 7 का एक गुणज होगा। और 7 का अगर आप गुणज देखोगे ना तो 7 का गुणज सिर्फ ऑप्शन डी है। सिर्फ ऑप्शन क्या है? डी है। माध्यिका और माध्य के गुणनफल का वर्ग ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। दिया गया है कि बहुलक जो है वो 3 है और माध्य का 3/2 गुना है। बढ़िया। देखो जो ये मोड होता है, यानी कि जो हमारा बहुलक होता है, ये पता है क्या होता है? ये होता है 3 मीडियन -2 मीन। ये हमारा एक, इस फॉर्मूले को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। डिटो इसी पे एक क्वेश्चन आ गया था एसएससी के एग्जाम में कि इंपेरिकल फॉर्मूला से मीडियन और मोड निकालिए, और सब लोग ये सोचने लग गए थे कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। और ये फॉर्मूला आई थिंक मुझे लगता है कि सबको पता होता है, ये फॉर्मूला सबको पता होता है, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला जोड़ दिया था तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको ये याद करके चलना है। देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि बहुलक 3 है, यानी कि जो मोड है ना, ये जो मोड है वो 3 है और माध्य का 3/2 गुना है, यानी कि जो ये मोड है 3 है, ये माध्य का यानी कि मीन का, मेरे भाई मीन का कितना गुना है? मीन का अगर हम देखें, बहुलक 3 है और माध्य का 3/2 गुना है, यानी कि ये 3/2 गुना है। बहुलक 3 है और माध्य का ये 3/2 गुना है, यानी कि अगर हम यहां से मीन निकाल दें तो मीन कितना आएगा? आप देखो कि 3 से 3 कटेगा तो मीन इधर आ जाएगा, यानी कि ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि मीन कितना होगा? मीन आपका 2 हो जाएगा। मीन कितना हो जाएगा? मीन आपका 2 हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे 2 और मीन हमारा 2 आ गया, यानी कि 2 गुने 2 मैं 4 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 3 मीडियन है। कितना है? 3 मीडियन है। तो अगर मैं मीडियन निकालूं तो मीडियन कितना होगा?
3 मीडियन मेरे दोस्त, 3 मीडियन किसके बराबर में होगा? ये 4 इधर आकर के जुड़ेगा, माइनस का 4 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 के बराबर में होगा। तो मीडियन क्या निकल करके आया? मीडियन हमारा निकल करके आया 7/3। मीडियन हमारा 7/3 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मीडियन एंड मीन। मीडियन हमारा 7/3, ठीक है। और मीन अगर हम देखें तो देखो ये 2 मीन का वैल्यू 4 है, तो मीन हमारा निकल करके आया था 2। इनके प्रोडक्ट का हमें स्क्वायर लेना है, यानी कि 7 दूनी 14/3, 196/3 होगा। 196/3। अब 196/3, अच्छा 196/9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर भी तो होगा। तो ये किसके बराबर में होगा? 9। 9 दूनी 18, 1 और 6, 21:7/9। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 उम्मीदवारों के साथ एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 8% ने अपना मतदान नहीं किया, मतलब कि जो 8% वोटर थे उनको रोहिंग्या साबित कर दिया गया, बांग्लादेश वाले वोटर होंगे शायद। और 120 जो मतदाता थे वो खाली मतपत्र अपना जमा किए, यानी कि वो वोट ही नहीं दिए। डाले गए मतों में से विजयी उम्मीदवार को सभी पंजीकृत मतदाताओं में से 48% का समर्थन मिला और दूसरे उम्मीदवार की तुलना में 780 अधिक मत प्राप्त किए। तो सूची में कुल मतदाताओं की संख्या निर्धारित करें, यानी कि टोटल मतदाता का संख्या में निकालना है। देखो हम मान लेते हैं कि टोटल मतदाता 100% थे, ठीक है ना। इसका जो 8% है वो वोट ही नहीं दे रहे हैं, यानी कि 92% क्या कर रहे हैं? 92% टोटल वोट पड़ रहा है। अब 120 मतदाता खाली अपना जो मत है ना वो छोड़ दे रहे हैं, यानी कि वो वोट डाल ही नहीं रहे हैं। और डाले गए मतों में से विजयी उम्मीदवार को सभी पंजीकृत मतदाताओं में से 48% का वोट मिल रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो पंजीकृत मतदाता यानी कि वैलिड वोटर 100% है, तो इसमें से जो जीत रहा है उसको 48% वोट मिल जा रहा है। तो मेरे दोस्त अगर विजयी उम्मीदवार यानी कि विनर को 48% मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा? टोटल हमारा 92% वोट पड़ा है और इसको 48% मिल गया, तो लूजर को 92% में से 48% घटाना पड़ेगा, यानी कि 44% मिलेगा। इनका अगर मैं अंतर देखूं तो ये 4% का आया। और आप देखो 780 वोट से वो जीत रहा है, जो विजयी हो रहा है। अगर मेरे भाई मैं ये 120 वोट, ठीक है ना, ये 120 वोट जो हार रहा है उसको दे दूं तो, अरे भैया देखो 48% जो जीत रहा है उसका फिक्स है, मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, मैं छेड़खानी इसके साथ कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं हारने वाले को 120 वोट दे दूं तो अब वो कितने वोट से? 780 वोट से नहीं हारेगा, अब वो हारेगा 780 माइनस 120। तो 780 माइनस 120 अगर मैं करूंगा तो ये कितना होगा? 660। यानी कि 4% अगर 660 के बराबर में है तो 100% किसके बराबर में होगा? आप बताइए। ये इसका 25 गुना है, ठीक है ना, तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा? 25 गुना करना पड़ेगा। 25 0 0, 25 छक्का कितना होता है? 25 छक्का 150 का 0 हासिल 15, 25 छक्का 150 और 15 कितना होता है? 165। 165 यानी कि 16,500 आपका सही उत्तर होगा। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 2 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं और बी अकेला उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला दोगुने कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? देखो ए और बी अगर एक साथ काम कर ले रहे हैं तो 2 दिन लग रहा है, ठीक है ना, और बी अकेला उस काम को 4 दिनों में कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझे कि अगर बी 4 दिनों में कर रहा है तो ए भी 4 दिनों में ही ये काम करेगा, तभी ये 4 मिल करके 2 दिनों में पूरा काम पूरा करेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला दोगुना काम, तो ए अगर एक काम 4 दिनों में कर रहा है तो दोगुना 4 दूनी 8 दिनों में करेगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। और यहां पे होता है हमारा सेवा समाप्त। ये हमारा एसएससी मैथ्स का बुक है और मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपको रेलवे का मैथ्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप एआर पब्लिकेशन पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं अपने रेलवे 3rd एडिशन का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन करा रहा हूं। 2 बजे दोपहर में मैं लाइव आकर के पढ़ाता हूं, मंडे टू फ्राइडे। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।